12 करोड़ लोगों को नौकरी से उनको छुट्टी मिल गई। तो ये लोगों को क्या अच्छे दिन दिखाने के लिए 8 वर्ष पूर्व मोदी जी सत्ता के अंदर आए थे। आज कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से ये पूछना चाहती, युवाओं को क्या मिला? 45 वर्ष की आज तक की भीषणतम बेरोजगारी, ये हमारे युवाओं को मिला। उन 142 सबसे अमीर लोगों के अच्छे दिन आए जिन्होंने कोरोना की आपदा में भी 30 लाख करोड़ रुपया कमाया। हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, पुलिस फोर्सेस के अंदर, हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, हर जगह के ऊपर वैकेंसीज हैं, जगह है, लेकिन सरकार उनको नहीं भर पा रही है। तो इस चीज का जिम्मेवार कौन है? सीधे सीधे सरकार नहीं है तो कौन है? 8 साल पहले मोदी जी ने जो नारे लगाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा अच्छे दिन का था, जिसमें वो अपने हर भाषण के शुरू में और हर भाषण के खत्म में कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ ना कुछ साथ में लगा करके कहते थे। लेकिन आज प्रश्न 8 साल के बाद में देश की जनता कर रही है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रही है कि किसके अच्छे दिन आए? क्या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए जिसके 5,000 करोड़ रुपया से अधिक संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के खातों के अंदर आ गई? अच्छे दिन तो उनके आए। या उन 2-3 धन्ना सेठों के अच्छे दिन आए जो हर रोज 1,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं? अच्छे दिन तो उनके आए। या उन 142 सबसे अमीर लोगों के अच्छे दिन आए जिन्होंने कोरोना की आपदा में भी 30 लाख करोड़ रुपया कमाया? तो अच्छे दिन तो इन लोगों के आए। अच्छे दिन आए उन बैंक लुटेरों के जिन्होंने 5,35,000 करोड़ रुपए का गबन किया। बैंक लुटेरों ने, अच्छे दिन तो उनके आए। और देश की जनता जिनसे वोट अच्छे दिनों का वायदा लेकर के किया गया, उनका क्या हुआ? 1,000 रुपए का खाना खाने की गैस का सिलेंडर, 200 रुपए खाना बनाने का तेल और दाल, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल देश की जनता के लिए। किसानों के लिए क्या? 3 काले कानून, आत्महत्या का दंश और मात्र 27 रुपए रोज की आमदनी, ये किसानों को मिला। युवाओं को क्या मिला? 45 वर्ष की आज तक की भीषणतम बेरोजगारी, ये हमारे युवाओं को मिला। एमएसएमई को, मध्यम वर्गीय जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या मिला? 60 लाख एमएसएमई तालाबंदी के कगार के ऊपर हैं और व्यापार के अंदर मंदी है। 84% लोगों की घटी हुई आमदनी है। 12 करोड़ लोगों को नौकरी से उनको छुट्टी मिल गई। तो ये लोगों को क्या अच्छे दिन दिखाने के लिए 8 वर्ष पूर्व मोदी जी सत्ता के अंदर आए थे। आज कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से ये पूछना चाहती, अगर हम लोग जो है विश्व स्तर के ऊपर जो अलग अलग सर्वेज होते हैं, अलग अलग आंकलन होता है, अगर हम भारत को और भारत का हम 2014 और आज के अगर हम आंकलन करें, और इस पुस्तिका में बहुत ही खूबसूरती से इसका पूरा ग्राफिक डिटेल है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत 2014 के अंदर 55वें पायदान पे था, जो आज बढ़ करके 101वें पायदान पे, 101 नंबर पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत पहुंच गया। आप सोचिए, 55 नंबर से बढ़ करके 101वें नंबर पे। ये भारत का विश्व के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत ने इतनी प्रगति भारत के अंदर करी जिसको ये विश्व गुरु बना रहे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप सबके सब साथी 140 से ऊपर बढ़ करके फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर हमारा विश्व की गिनती के अंदर 150 पे आ गए। जेंडर गैप इंडेक्स 114 से बढ़ करके 140 पे पहुंच गए। रूल ऑफ लॉ, जो कि हमारे किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 35 से बढ़ करके हम 79 पे हम लोग पहुंच गए। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 102 से बढ़कर 115 पे पहुंच गए। डेमोक्रेसी इंडेक्स, लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा, 27 से आगे बढ़ करके हम 46वें पे पड़ गए। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी हम 69 से बढ़ करके हम 71 तक के हम सबके सब लोग पहुंच गए। तो हर वैश्विक मापदंड के अंदर भारत फिसलता जा रहा है और भारत नीचे गिरता जा रहा है। आज भारत की स्थिति यह हो गई है। तो हम लोगों ने जो 8 साल 8 छल
जो कहा है इसको 8 अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में ये 8 वर्ग क्या हैं और उनके एक एक दो मैं आपको बताऊंगा। अगर डिटेल में बताया तो ये सारे के सारे में कम से कम 2-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए होगी, इसलिए हम बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताएंगे और ये भी आप लोगों को हम बांटेंगे तो आप लोग इसको आगे देख भी सकते हैं। सबसे पहला छल, भाजपा है तो महंगाई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक महंगाई 30 सालों में आज तक के सबसे ज्यादा बढ़कर के 15.08% पे पहुंच गई। खुदरा महंगाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8 साल में सबसे बढ़कर के 7.8% के ऊपर हो गई है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर 27,50,000 करोड़ का एक्साइज भाजपा की सरकार ने पिछले 8 वर्षों के अंदर लिया है। हम सब लोग जानते हैं, आपको हम बार बार बता चुके हैं कि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 344% और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 110% बढ़ी है। गैस के ऊपर हमारे समय के ऊपर हमारी सरकार 46,458 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिया करती थी ताकि गैस का बोझ हमारे साधारण लोगों के ऊपर ना पड़े। ये पूरी की पूरी सब्सिडी खत्म कर दी गई है। लिहाजा उसका असर क्या है, 2014 के अंदर डोमेस्टिक गैस सिलेंडर 410 रुपए था, आज डबल होकर के 800 रुपए हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1541 रुपए था, आज लगभग डबल होकर के 23,65 रुपए हो गया है। सीएनजी जो कि हमारे दिल्ली के अंदर और दूसरे शहरों में अब इस्तेमाल होने वाला एक साधन है, एक ईंधन है, वो 35 रुपए से डबल से भी ज्यादा बढ़ करके 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गया है। आवश्यक दवाओं के रेट बढ़ रहे हैं, टोल टैक्स के रेट बढ़ रहे हैं, खान पान की वस्तुएं बढ़ रही हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की वजह से रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन, सबकी सब चीजों के अंदर रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो भाजपा के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी को कहना है कि ये जो अपने फायदे के लिए टैक्स बढ़ा करके कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया और उसकी भरपाई जनता की जेब काट करके जो करा जा रहा है, धनाढ्य अपने मित्र पूंजीपतियों को मदद पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर दिया, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स की भरपाई करने के लिए जो कमी कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए जनता की जेब पे से, साधारण और गरीब लोगों की जेब पे से डाका डाला जा रहा है। इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता हमारे देश के अंदर। और दूसरा छल और भी महत्वपूर्ण, सबसे युवा देश को बेरोजगार व अनपढ़ता के अंधकार में झोंका। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का यह आलम है कि आज 7.9% के सबसे ऊंचे पायदानों में से एक है। सीएमआई का इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, सीडा की रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट कहती है कि 45 वर्ष के अंदर आज तक के सबसे ऊंची बेरोजगारी हमारे देश में है तो आज है। जो हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 2016 में 47% थी, घट करके आज 39% हो गई है। यानी 8% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा हो गया है। यानी कि आज हमारे देश के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का अगर हम आधार लगाएं तो 48 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। 48 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। ये हमारी सीएमआई की रिपोर्ट हमारी ये कहती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 2005 में 26% था, घट करके मात्र 15% रह गया है विमेन का। तो जो हमारी महिला जर्नलिस्ट यहां पे हैं, आप सोच सकते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का किस तरीके से लगभग 10% पिछले 15 वर्षों के अंदर कम हुआ है। ये मोदी सरकार की देन है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस सीडा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बताता है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कितने क्या वहां पर रोजगार का दर वहां पर है। हैरानी करने की वाली बात यह है कि जो हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और पहले साल से कह रहे हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे हमारे देश के अंदर, 2016-17 के अंदर 5 करोड़ 10 लाख लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, जो आज घट करके मात्र 2 करोड़ 70 लाख लोग रह गए। तो लगभग 2 लाख से भी ऊपर, लगभग 2,40,000 लोग हमारे बेरोजगार हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर पिछले 4-5 वर्षों के अंदर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाले हमारे देश की बात करते थे, वहां पर आज ये स्थिति हमारी हो गई है। सरकारी नौकरियों की बात करें तो 62 लाख सरकारी नौकरियां वैकेंसी है, 62 लाख वैकेंसीज हमारे देश के अंदर। इसके अंदर बहुत अच्छा चार्ट दिया गया है। 62 लाख जो वैकेंसीज हमारे
सरकारी हैं। इसके अंदर इस बुकलेट में बहुत ही एक खूबसूरत चार्ट दिया गया है। ये चार्ट ये सुरजेवाला जी आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो मुख्य जो डिपार्टमेंट्स हैं मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं उसमें 9,10,000 वैकेंसीज हैं। हेल्थ सर्विसेज के अंदर जिसमें आंगनवाड़ी और हेल्थ पर्सनल हैं, उन दोनों के अंदर मिलाकर के लगभग 3.5 लाख वैकेंसीज हैं। प्राइमरी एजुकेशन के अंदर लगभग 8.5 लाख की वैकेंसीज हैं। हायर एजुकेशन के अंदर लगभग 50,000 की वैकेंसीज हैं। हमारे आर्मी और पुलिस के अंदर दोनों के अंदर मिलाकर के लगभग 9 लाख की वैकेंसीज हैं। कोर्ट्स में वैकेंसीज हैं, स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसीज हैं। टोटल 62,39,हजार वैकेंसीज हमारे देश के अंदर है। आप देखिए कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी 45 वर्ष में सबसे ऊंची है, लेकिन सरकार के अंदर हमारे 62,29,000 वैकेंसीज हमारे केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर पड़ी हुई हैं। हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, पुलिस फोर्सेस के अंदर, हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, हर जगह के ऊपर वैकेंसीज हैं। जगह है लेकिन सरकार उनको नहीं भर पा रही है। तो इस चीज का जिम्मेवार कौन है? सीधे सीधे सरकार नहीं है तो कौन है? रेलवे के अंदर 2,66,000 लोगों की वैकेंसीज हैं। तो ये सभी वैकेंसीज जब इतनी सारी हैं तो इस चीज का जिम्मेवार कौन है? सरकार कैसे इस जिम्मेवारी से पीछे हट सकती है? तीसरा जो हमारा छल है वो अर्थव्यवस्था। अर्श से फर्श के 8 वर्ष में गर्त में अर्थव्यवस्था। जीडीपी की ग्रोथ कांग्रेस के समय में औसतन 8.36% प्रति वर्ष थी, घट करके भाजपा के समय में आधी लगभग 4.75% रह गई। और ये भाजपा के फिगर्स हैं, ये सरकारी आंकड़े, कोई हमारे आंकड़े भी नहीं। तो लगभग आधे जीडीपी ग्रोथ हम लोगों की हो गई है। अब मूल्यन रुपए का देखें तो आज तक के इतिहास में रुपया इतना नहीं गिरा जितना अब गिरा। 77.81 प्रति डॉलर रुपए की कीमत होगी आज हमारे देश के अंदर, यह स्थिति होगी है। अगर सरकारी कर्ज की बात करें तो 67 ईयर्स में सरकार के, जब तक के 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 55 लाख करोड़ का कुल कर्ज सरकार ने लिया था। पिछले 8 सालों के अंदर, सिर्फ मात्र 8 सालों के अंदर 80 लाख करोड़ रुपया कर्ज सरकार ने लिया। तो आप सोचिए कि 67 वर्षों के अंदर 55 लाख करोड़ और 8 वर्ष के अंदर 80 लाख करोड़ का कर्ज इस सरकार ने केवल लिया है। तो आज हमारा भारतवासी, हर एक भारतवासी औसतन 1 लाख रुपए के कर्ज में इस सरकार की वजह से डूबा हुआ है। पिछले 8 वर्षों के अंदर 80 लाख करोड़ का कर्ज लेना, उससे कंपेयर करें आजादी के बाद से लेकर के जब तक कांग्रेस की सरकार थी, कुल 55 लाख करोड़ का। तो कितना कर्ज में, जितना हमने 67 सालों में लिया उससे कहीं ज्यादा, 1.5 गुना उससे इस सरकार ने 8 वर्षों के अंदर ही कर्ज ले लिया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बैंक्स के बात करें तो 21 लाख करोड़ का हो गया। लोन्स राइट ऑफ करने की बात करें, जो बड़े बड़े धन्ना सेठों के जो लोन्स राइट ऑफ किए जाते, किसानों के नहीं, मध्यम वर्गीय गरीब लोगों के नहीं, छोटे दुकानदारों के, छोटे उद्योगपतियों के नहीं, बल्कि धन्ना सेठों के अगर लोन्स राइट ऑफ करने की बात करें तो 11 लाख करोड़ रुपए के लोन्स राइट ऑफ करेंगे। बैंक फ्रॉड की बात करें, घोटालों की बात करें तो 5,35,000 करोड़ का बैंक घोटाले पिछले 8 वर्षों के अंदर मोदी सरकार के नाक के नीचे हुए। पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सेल पे लगा दिया। 27,000 किलोमीटर हाईवे सेल पे, 6,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन सेल पे, 8,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन सेल पे, 210 लाख मीट्रिक टन का अनाज भंडार सेल पे, 2,86,000 किलोमीटर टेलीकॉम फाइबर सेल पे, 25 एयरपोर्ट सेल पे, 9 पोर्ट सेल पे, 761 माइनिंग ब्लॉक सेल पे, 2 नेशनल स्टेडियम सेल पे, 1,52,000 करोड़ मूल्य का रेलवे के एसेट सेल के ऊपर है। तो पूरे देश को इन्होंने सेल के ऊपर लगा दिया है, पूरे देश के लोगों को कर्ज के ऊपर इन्होंने डुबो दिया है। ये मोदी सरकार के 8 वर्ष का भारत को अच्छे दिन दिखाने का सपना पूरा इस तरीके से करा जा रहा है, ये हम सब लोगों को आज समझने की जरूरत है। चौथा सल, आमदनी किसानों को कहते थे कि 2 गुना होगी, आमदनी नहीं हुई 2 गुना, दर्द दिया 100 गुना। कैसे? 3 काले कानून लागू कर दिए, 750 किसानों को अपने प्राणों की बलिदान देना पड़ा, जब जाकर के इस सरकार के कान के ऊपर जू रहेंगी। अन्नदाता के ऊपर आज
पिछले 8 वर्षों के अंदर लगभग 90,000 किसान खेत मजदूर आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर हो गए हैं। ये हमारी सरकार की देन है। प्रति हेक्टेयर लागत कृषि के अंदर उपज के लिए 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर और बढ़ गई है, क्योंकि इन्होंने वैट लगा दिया है जिसपे कृषि के लिए इस्तेमाल चीजों पे जिसपे आज तक के इससे पहले कभी भी नहीं था। डीजल के रेट बढ़ गए हैं, खाद के रेट बढ़ गए हैं। इन सब चीजों की वजह से आज 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों के ऊपर लागत बढ़ गई है। ये आज हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को ये आज दिया है। 5वां छल, शौर्य के नाम पर वोट, देश व सेना के हितों पर चोट। 1,22,000 हमारे सेना के अंदर वैकेंसीज हैं। 1 रैंक 1 पेंशन हम लोगों ने 17 फरवरी 2014 को यूपीए की सरकार ने किया। उसके बाद आते ही 7 नवंबर 2015 को इन्होंने कहा कि जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं उन लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगी। सब जानते हैं कि 85% लोग 38 वर्ष से पूर्व रिटायर हो जाते हैं और अगले 10 उसके आगे के 10% लोग 46 वर्ष से पहले रिटायर हो जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर सब के सब लोग रिटायर हो जाते हैं तो स्वैच्छिक रिटायरमेंट को अगर 1 रैंक 1 पेंशन से अलग कर दिया तो जो कांग्रेस ने एक हाथ से दिया, भाजपा ने दूसरे हाथ से उसको वापस ले लिया। ये हमारे सेना के साथियों के साथ में इन्होंने किया। छठा स्थल, विकास से नहीं है नाता, बस नफरत फैलाना है आता। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2020 तक के केवल 4 वर्षों में शुरू में 3,400 धार्मिक दंगे हमारे देश के अंदर हुए। अगर छोटे बड़े सभी मिला दिए जाएं तो हमारा मानना है कि लगभग 10,000 दंगे हमारे देश के अंदर कम से कम हमारे इन पिछले 8 वर्षों के अंदर हुए होंगे। ये मोदी सरकार की देन है। जैसे अभी सुरजेवाला जी बता रहे थे, 80 वर्सेस 20 करने की इनकी कोशिश है ताकि लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, महंगाई से, जो वास्तविक समस्याएं और जो इनकी कमियां हैं उनसे दूर होकर, इनके भ्रष्टाचार से दूर होकर के, इनके धन्ना सेठों ने जो पैसे कमाए हैं उससे दूर होकर के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ में लाया जाए। केवल और केवल यही कोशिश है, इसलिए लोगों को देश के अंदर हमारे बांटा जा रहा है। 7वां छल, पिछड़ों को पीछे छोड़ा, SC ST OBC से नाता तोड़ा। SC ST सब प्लान जो कांग्रेस लेकर के आई थी उसको इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। SC ST OBC के आरक्षण पे लगातार हमला हो रहा है। जो PSUs इन्होंने प्राइवेटाइज करने की बात करी है, इसमें 4,31,000 लोग SC ST और OBC के हैं। जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो इनके ऊपर तलवार लटकेगी और साथ में नई भर्तियां SC ST OBC की इन PSU जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी, जब ये सरकार के अंदर नहीं रहेगा तो इसमें कहीं पे भी इनके आरक्षण की बात नहीं रहेगी। तो ये SC ST OBC के हितों के ऊपर इससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता। इसके अलावा और बहुत विस्तार से इस बुकलेट के अंदर चर्चा है। 8वां जो छल है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच, मोदी सरकार ने बंद की आंख। भारत की भूभागीय अखंडता पर सीधा हमला हो रहा है पर मोदी सरकार मौन है। चीन ने लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में भारत मां की सरजमी पर कब्जा कर रखा है। चीन ने लद्दाख डेप्सांग प्लेस में वाई जंक्शन तक जबरन कब्जा कर रखा है। मोदी सरकार लेकिन भारत मां की रक्षा करने में पूर्णतः विफल रही है। हमारी सीमाओं के ऊपर जहां तक ये पूरी तरीके से विफल रहे हैं, वहीं पे हमारे देश के अंदर ड्रग्स का तस्करी हमारी बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आशी ट्रेडिंग कंपनी 28,000 किलोग्राम का टेल्कम पाउडर उन्होंने अडानी के पोर्ट से गुजरात से इंपोर्ट किया। 28,000 किलोग्राम का 3,000 किलोग्राम उसमें से जब पता चला तो वो हीरोइन निकली और बाकी 25,000 कहाँ है किलोग्राम अभी तक के कहीं पे भी पता नहीं पूरे देश के अंदर है। तो पूरे देश को जिस तरीके से इन्होंने ड्रग्स की चपेट के अंदर डाल दिया है, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए शायद इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता है। तो साथियों, ये 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल, ये हम आप लोगों के पास में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत से सुरजेवाला जी ने तैयार किया है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जनता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आप लोग भी अपने अपने चैनल्स, अपने अपने साधनों के माध्यम से आप लोग जरूर करेंगे। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के माध्यम से जनता तक सही बात, क्योंकि 8 वर्ष कम नहीं होते हैं, कोई ये 6 महीने 7 महीने साल की बात नहीं, 8 वर्ष है। तो 8 वर्ष में मूल्यांकन होना चाहिए। आप दिखाइए जो सरकार कह रही है,
हम ये नहीं कहते कि मत दिखाइए, आप दिखाइए उनको भी, आप हमें भी दिखाइए, आप दिखाइए कि वो क्या क्या वो कहते हैं कि उन्होंने काम किया है। आप ये भी बताइए कि किस तरीके से हमने एक सशक्त और सजग विपक्ष होने के नाते हम उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, और यही काम मीडिया का है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पर न्याय करेंगे, देश की जनता के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद।